हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं संदीप सुडा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ डिजिटल प्लेटफॉर्म हिंदी विद संदीप सुडा पे। आज अपने बात करेंगे कि सहायक आचार्य भर्ती जो 2025 है, उसमें आप पढ़ाई को कैसे मैनेज करें, आप तैयारी को कैसे मैनेज करें, क्योंकि अभी 3 महीने बचे हैं एग्जाम के। अब 3 महीने तो देखो, नाम के 3 महीने कह सकते हैं, असल में तो 2 महीने बचे हैं। तो इन 2 महीनों में आप अपनी तैयारी को कैसे मैनेज करें, कैसे व्यवस्थित करें, इसके लिए अपने आज ये वीडियो लेकर आया हूं। इसमें अपने सिलेबस पे बात करेंगे, पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि भी आपने क्या पढ़ लिया है, कितना पढ़ लिया है, क्या आपको पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, पूरी इसमें चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। क्यों? क्योंकि अपने ये जो अभी के दिन है, क्योंकि थोड़े दिन बाद में क्या होगा कि जैसे ही नवंबर का महीना खत्म हो जाएगा, तो नवंबर के महीने में ऐसे मान लो कि अपने ज्यादा पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ये 2 महीने क्या है, सही महीने में तो 1 महीने ही मान लो, 1 महीने मान लो, ये बस 1 महीने ही बचा है। बाकी तो देखो 2 महीने तो कहने की बात है। तो 1 महीने में अपनी तैयारी को कैसे मैनेज करें, यही है। 2 महीने तो मैं बात बता ही रहा हूँ, समझा ही रहा हूँ, लेकिन सही महीने में तो ये 1 महीना ही है। 1 महीने में आप अपनी तैयारी को कैसे मैनेज करें, क्योंकि 2 महीने नहीं बचे, एक ही महीना बचा है। क्यों? क्योंकि थोड़े दिन बाद में क्या होगा कि सर्दी बढ़ जाएगी, तो क्या है कि दिन छोटे हो जाएंगे और रातें बड़ी हो जाएगी, तो दिन का पता ही नहीं लगेगा कैसे दिन उगा और कैसे छिप गया, कैसे उगा कैसे छिप गया। ये जो समय है, ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम के लिए, आपकी तैयारी के लिए ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें ना ज्यादा सर्दी लगती, ना ज्यादा गर्मी लगती, ना ज्यादा पसीना आता, ना एकदम ठंड से कप आते। तो इसमें क्या है कि आप अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से मैनेज कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। क्या चीजें आपकी जो छूट रही है, अब आप ऐसे नहीं है कि जो एग्जाम होगा दिसंबर में, तो 1 दिसंबर से या फिर देखा जाए तो दिसंबर के पहले वीक से ही आप ऐसे बस जी जान लगा दो कि बस सब कुछ हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा। अब जो तैयारी है ना, वो तैयारी आपकी मायने रखती है कि वो तैयारी आपको कितने तक ले जाती है। आपने इन दिनों में कितना पढ़ा, उस तैयारी के दौरान आप समझ सकते हो। ये तो अपने शुरू करते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की चीज है, मैं बताऊंगा आपको। ये अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करेंगे। अपने जैसे फर्स्ट पेपर का जो ये सिलेबस है, ये जो फर्स्ट पेपर का सिलेबस है, इसमें क्या है कि ये जो फर्स्ट पेपर का सिलेबस है, इसमें ये जो फर्स्ट पेपर का सिलेबस है, इसमें क्या है कि पहला जो टॉपिक है वो है हिंदी भाषा और व्याकरण। हिंदी भाषा और जो व्याकरण का टॉपिक है, इसमें हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, प्रमुख बोलियां और बोलियों के नाम भी दे रखे हैं, जैसे राजस्थानी है, ब्रज है, खड़ी बोली है, जैसे अवधी है और भोजपुरी है। इन बोलियों के नाम आपको कैसे पढ़ने हैं, सिर्फ न केवल नाम, बल्कि ये कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। ये कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। अब क्षेत्र में बोली जाती है ना, तो उन शहरों के नाम, उन शहरों के नाम आएगा। शहरों के जो नाम कौन कौन से क्षेत्र में, जैसे कौन कौन से क्षेत्र में, एरियाज में बोली जाती है ना। जैसे राजस्थान में देखा जाए तो राजस्थान में मारवाड़ी कहां बोली जाती है, मेवाड़ी कहां बोली जाती है, ढूंढाड़ी कहां बोली जाती है। वैसे ही ब्रज कौन कौन से शहरों में बोली जाती है, उन शहरों के नाम आएंगे। खड़ी बोली कौन कौन से शहरों में बोली जाती है, अवधि कौन कौन से शहरों में, भोजपुरी कौन कौन से शहरों में बोली जाती है। अब देखो, राजस्थानी भाषा का प्राचीन स्वरूप जो डिंगल रूप है, और राजस्थानी भाषा की प्रमुख बोलियां जैसे मारवाड़ी है, मेवाती है, ढूंढाड़ी है, हड़ौती है, मेवाड़ी और वागड़ी बोली है। तो इनका क्षेत्र भी देखना पड़ेगा, ये कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। इनसे जो प्रश्न बनता है ना, वो एक ही प्रश्न बनता है कि ये कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, ये कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। हिंदी भाषा का उद्भव विकास है, वो अपभ्रंश का रूप आपको याद करना है कि ये कौन से अपभ्रंश से निकली हुई है और कौन सी बोली है। जैसे पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ऐसे जो अपने याद करते हैं ना सोर से नहीं अपभ्रंश, वो अपभ्रंश का रूप याद करना है। ये वीडियो मैंने एक बनाया हुआ है हिंदी भाषा उद्भव एवं विकास पे, और वो वीडियो आप जरूर देखना। उसमें पक्के 2 से 3 प्रश्न मिलेंगे आपको। ये जो बोलियां हैं, इन बोलियों से संबंधित आपको क्षेत्र याद करना है कि कौन कौन से क्षेत्र में ये बोली जाती है। इसके अलावा अगर देखें तो राजभाषा के रूप में हिंदी की संवैधानिक स्थिति और मानक हिंदी का जो रूप वर्तमान में अभी 2025 में एक 2024-2025 में एक पीडीएफ चल रही है। वो पीडीएफ अगर आपके पास नहीं है, तो मैं वो पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। ये पीडीएफ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें मानक बताया गया कि हिंदी का मानक कैसे है, मानक रूप कैसे है। ये लगभग
ये जो पीडीएफ है ये अभी 2024 के आसपास एक पीडीएफ है, वो पीडीएफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्रिंट आउट जरूर निकलवा लेना उसका। इसके अलावा देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या क्या है, इसका मानकीकरण क्या है, देवनागरी लिपि की विशेषताएं याद करनी है। और विशेषताएं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विशेषताएं, तो 10 की 10 विशेषताओं को रट लो आप है ना, 10 की 10 विशेषताओं को रट लो, तो इसमें प्रश्न है वो पक्के ही पूछे जाते हैं भाई। इससे संबंधित ये है, मैं आपको एक वो जो पीडीएफ चल रही है हिंदी मानक संस्था की, वो मैं आपको भेज दूंगा। संवैधानिक स्थिति मतलब कौन से अनुच्छेद में हिंदी से संबंधित कौन सा प्रावधान है, ये अपने पेपर में आएगा। हिंदी व्याकरण की अगर बात करें तो वर्णमाला से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, और अगर अपने बात करें तो वर्णमाला से शब्द है, शब्द निर्माण है, उपसर्ग प्रत्यय और संधि है। और संधि में विसर्ग संधि नहीं है, ये याद कर लेना भाई। संधि में कौन सी संधि नहीं है, तो विसर्ग संधि नहीं है भाई। सेकंड ग्रेड में विसर्ग संधि नहीं है, फर्स्ट ग्रेड में विसर्ग संधि नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, विसर्ग संधि हटा दी गई है, सेकंड ग्रेड के सिलेबस से भी हटा दी गई है, और आरपीएससी के स्कूल व्याख्याता के सिलेबस से भी हटा दी गई है, कॉलेज व्याख्याता के सिलेबस से भी हटा दी गई है। समास है, समास सारे लगते हैं, वाक्य के भेद लगते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि लगते हैं, ये सारे लगते हैं। जैसे वाक्य शुद्धि 4 प्रकार की होती है, अनुपयुक्त शब्द संबंधी शुद्धि, अनावश्यक शब्द संबंधी शुद्धि, क्रमबद्ध संबंधी शुद्धि और वर्तनी संबंधी शुद्धि, ये 4 प्रकार की शुद्धियां होती है वाक्य शुद्धि से संबंधित। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण है, संबंध सूचक अव्यय, अव्यय में एक लगता है संबंध सूचक अव्यय और एक लगता है समुच्चय बोधक अव्यय, 2 ही लगते हैं। अव्यय के 4 भेद होते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय नहीं लगता, क्रिया विशेषण अव्यय नहीं लगता। मैं नोट करवा देता हूं ताकि आप याद कर लेना। एक तो ये क्रिया विशेषण अव्यय नहीं लगता, ठीक है, एक तो ये क्रिया विशेषण अव्यय नहीं लगता, और एक ये विस्मयादि बोधक अव्यय नहीं लगता। एक ये जो विस्मयादि बोधक अव्यय है ये नहीं लगता, एक क्रिया विशेषण अव्यय नहीं लगता। नोट कर लेना, ये याद कर लेना अच्छे ढंग से। अब अपने ये जो पूरा सिलेबस है, पूरे सिलेबस का विश्लेषण करने के बाद में अपने बात करेंगे कि अपने को इन 2 महीनों में, इन महीनों में तैयारी को कैसे मैनेज करना है। हाँ जी, अपने आगे बढ़ते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं कि सिलेबस कैसे तैयार करना है। भारतीय काव्य शास्त्र में देखें तो डॉक्टर विवेक शंकर की किताब बढ़िया चल रही है, सत्यदेव चौधरी की किताब बढ़िया चल रही है। तो इनमें क्या है कि निर्मला जैन की किताब बढ़िया चल रही है। तो इनमें क्या है कि भारतीय जो काव्य शास्त्र है उसमें परिभाषा काव्य की, काव्य के लक्षण, हेतु, काव्य प्रयोजन और साहित्य का स्वरूप, उनमें परिभाषाएं याद कर लेना। कौन कौन से विद्वान ने कौन कौन सी परिभाषाएं दी, कौन कौन से विद्वान ने कौन कौन सी परिभाषाएं दी, ये आपको याद करना है। भारतीय काव्य शास्त्र अगर देखा जाए तो रस सिद्धांत है, साधारणीकरण है, रस निष्पत्ति है, ध्वनि सिद्धांत है, वक्रोक्ति सिद्धांत और अलंकार सिद्धांत, भामे वाला वो अलंकार सिद्धांत, इनसे संबंधित पूरी एकदम परिभाषाएं याद करनी है आपको। कौन कौन से विद्वान ने क्या कहा, संस्कृत के विद्वानों ने क्या कहा, हिंदी के विद्वानों ने क्या कहा, पाश्चात्य के याद करो तो ठीक है, लेकिन पाश्चात्य के इस भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित पाश्चात्य जो काव्य शास्त्री है ना, उनके नाम नहीं पूछे जाते, वो पाश्चात्य काव्य शास्त्र में ही पूछे जाते हैं। अगर याद करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, 1-2 प्रश्न वाइड भी अटक जाए तो। अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, वक्रोक्ति है, उपमा उत्प्रेक्षा है, रूपक, संदेह, भ्रांतिमान, विभावना, वयन, सगाई और अपहनुति अलंकार। वयन, सगाई और कौन सा है, तो अपहनुति अलंकार, ये अपने सिलेबस में लगता है, जिनमें सबसे ये तो लगभग आपके स्कूल व्याख्याता में भी लग रहे थे। वयन, सगाई और अपहनुति अलंकार अपने स्कूल व्याख्याता में भी लग रहे थे, सेकंड ग्रेड में भी लग रहे थे। तो ये अपने 2 अलंकार है, ये थोड़े से याद कर लेना। छंद में देखे तो दोहा, चौपाई, सोरठा, उल्लाला छंद, छपे छंद, कुंडलिया छंद, गीतिका, हरि गीतिका सरल ही है, मंदाक्रांता सरल ही है, द्रुत विलंबित कवित छंद है वो सरल ही है। सवैया छंद नहीं है भाई, याद कर लेना, कहीं आप सवैया छंद रटो, सवैया छंद नहीं है भाई, देख लो, सवैया छंद नहीं है, सवैया छंद नहीं याद करना, इसका मतलब है जितने छंद दे रखे हैं उतने ही याद करें। दोहा, सोरठा, चौपाई तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ये तीनों तो आते ही आते हैं लगभग। गीतिका, हरि गीतिका 2 अलग से याद करने, उल्लाला, छपे और कुंडलिया 3 अलग से याद करने। छपे उल्लाला प्लस में रोला से मिलकर बनता है, कुंडलिया दोहा प्लस में रोला से मिलकर बनता है। ये दोनों विषम मात्रिक छंद है, मंदाक्रांता है, द्रुत विलंबित है, कवित छंद है, ये अपने सिलेबस में लगते हैं। अब अगले अपने बात करते हैं कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र में क्या लगता है। देवेंद्र नाथ शर्मा, याद रख लेना, ये किताब कौन सी लानी है आपको, तो देवेंद्र नाथ शर्मा अभी नहीं बपराई है, कोई और किताब पढ़ रहे हो तो एक बार दोबारा देख लेना इस किताब को, पेपर में ऑथेंटिक किताब यही है, प्रामाणिक किताब तो यही है भाई। प्रामाणिक पुस्तक अगर देखे ना, पाश्चात्य काव्य शास्त्र की प्रामाणिक पुस्तक देखें तो कौन सी है प्रामाणिक पुस्तक, है डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा की किताब ही है। कौन सी, पाश्चात्य काव्य शास्त्र में, याद रख लेना, पाश्चात्य काव्य शास्त्र में
देवेंद्र नाथ शर्मा की ही ऑथेंटिक किताब है। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मैंने बताया हुआ है भी, ये फोटो का कवर पेज, जो किताब का कवर पेज लगाया मैंने वहां, तो वो भी आप देख सकते हैं, जिसमें अपने प्लेटो का सिद्धांत भी लग रहा है, अरस्तु के 3 सिद्धांत लग रहे हैं, अनुकरण, विरेचन और त्रासदी सिद्धांत है, लोजेनस का उदात्तवाद लगता है, क्रोचे का विव्यंजनावाद लगता है, कोलरिज का कल्पना सिद्धांत लगता है, टीएस इलियट का परंपरा और निर्वैयक्तिकता सिद्धांत 2 लग रहे हैं, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन लग रहा है, पोस्ट मॉडर्निज्म लग रहा है, और डिकंस्ट्रक्शन लग रहा है, मतलब है विखंडनवाद लग रहा है। पोस्ट मॉडर्निज्म अर्थात उत्तर आधुनिकतावाद लग रहा है। ये अपने सिलेबस में पूरा लग रहा है, ये अच्छे ढंग से याद कर लो। किससे याद कर लो? देवेंद्र नाथ शर्मा की किताब से याद कर लो भाई, ये देवेंद्र नाथ शर्मा की किताब से याद कर लो। तो देवेंद्र नाथ शर्मा की किताब से ये प्रश्न है वो सही हो जाएंगे भी, ऑथेंटिक किताब है। अब अपने बात करें तो आदिकाल और मध्यकाल निर्धारित पाठ है, जिसमें अपने पृथ्वीराज रासो का कौन सा लग रहा है? तो पद्मावती समय लग रहा है। साथ साथ में प्रकाशक भी दे दिया। देखो कितनी अच्छी बात है आरपीएससी की। लोग आरपीएससी को कह सकते हैं कोसते हैं, अब जब वो असफल हो जाते हैं तो कोसते जरूर है, लेकिन देखो आरपीएससी ने साफ दे रखा है चंद्रवरदाई का पद्मावती समय, और साथ साथ में देख रहे हैं दे रखा है नागरी प्रचारणी सभा जो वाराणसी है उससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे कि हम, तो वो किताब खरीदो, वो लेके आओ, तो वही लेके आओ आप। तो आप चौड़ा रास्ता से संबंधित जाके और एक दिन किताब ले सकते हो। ये कबीर ग्रंथावली जो श्याम सुंदर दास है उसके आरंभिक 20 पद लग रहे हैं, और साखियां कौन सी लग रही है? गुरुदेव को अंग और वीर को अंग, 2 ही लग रहे हैं, बस 5 अंग है जिसमें 2 ही लग रहे हैं। जैसे सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में 5 अंग लग रहे हैं, गुरुदेव को अंग, वीर को अंग, ज्ञान वीर को अंग, प्रचा को अंग, सुमिरन को अंग, ये 5 पद लग रहे हैं, लेकिन इसमें 2 ही अंग लग रहे हैं। कौन कौन से? गुरुदेव को अंग और वीर को अंग, और अंतिम में आरंभिक 20 पद लग रहे हैं। ये भी नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी या काशी द्वारा प्रकाशित है। देखो मीरा पदावली जो शंभू सिंह मनोहर की है, ये जयपुर की प्रकाशक है, ये जयपुर का ही प्रकाशक है, शंभू सिंह मनोहर। ये शंभू सिंह मनोहर की ही सेकंड ग्रेड में लगती है। देखो कितनी महत्वपूर्ण बात है, कितनी महत्वपूर्ण बात है कि ये सेकंड ग्रेड में लगती है, ये अपने कॉलेज लेक्चरर में लग रही है। भ्रमरगीत सार 21 से 50 पद तक है। भ्रमरगीत सार 21 से 50 तक के पद है, वो भ्रमरगीत सार अपने लग रहा है। वो भी कौन सा लग रहा है? नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा लग रहा है। देखो कितनी अच्छी बात है, देखो कितनी अच्छी बात है। एक दिन मैं आपको वीडियो बना दूंगा आरपीएससी के सेकंड ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड का और कॉलेज लेक्चरर का, तीनों में क्या कंपैरिजन, क्या समानताएं हैं, उनका एक वीडियो बना दूंगा। क्योंकि कई बच्चे सेकंड ग्रेड लगे वो फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी करते हैं, कई बच्चे जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड भी तैयारी करते हैं वो भी सपना देखते हैं कॉलेज लेक्चरर का, तो उनको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा सिलेबस अपने रिलेट करता है। जायसी ग्रंथावली नागमती वियोग खंड, वही देखो नागरी प्रचारणी सभा काशी, और इसमें नागमती वियोग खंड है ना, 1 से 19 पद है, ये याद कर लेना। कितने पद है ये? तो 1 से 19 पद लग रहे हैं। ये कवितावली है, ये जो तुलसीदास द्वारा रचित है, ये गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा है प्रकाशित। ये गीता प्रेस गोरखपुर की किताब ही लेके आनी है आपको। और इसमें क्या लग रहे हैं? पद संख्या 65 से 110 लग रहे हैं, और वो भी नाम क्या है उनका? नाम है विश्वास, कलिवर्णन और राम नाम की महिमा। ये 3 प्रकार के पद लग रहे हैं, जिनके नाम कौन कौन से? विश्वास, कलिवर्णन और राम नाम की महिमा, और 65 से 110 नंबर के पद लग रहे हैं। अपने बिहारी रत्नाकर देखें तो आरंभिक 25 दो लग रहे हैं, यही आरंभिक 25 दो सेकंड ग्रेड में लग रहे हैं, यही आरंभिक 25 दो फर्स्ट ग्रेड में लग रहे हैं। और ये गंगा पुस्तक माला कार्यालय लखनऊ से जो प्रकाशित पुस्तक थी वहां से लग रहे हैं। ये कहां से लग रहे हैं? ये लखनऊ से लग रहे हैं भैया, लखनऊ से जो प्रकाशित हुई थी ना बिहारी रत्नाकर, वहां के। घनानंद कविता देखें तो ये वाणी वितान प्रकाशन वाराणसी से, वहां से जो प्रकाशित हुई उसके, और 1 से 25 तक के पद लग रहे हैं। वहां जो वो पुस्तक थी ना प्रकाशित, वहां से वही वाली पुस्तक खरीदनी है आपको, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अपने बात करें आगे अपने बात करें आधुनिक काल के पाठों से संबंधित बात करें तो आधुनिक काल के पाठों में तो कामायनी है, और कामायनी का चिंता सर्ग और सर्ग लग रहा है, दोनों के दोनों मैंने यूट्यूब पे करवाए हुए हैं, देख लेना। और प्रश्न भी 100% उनमें सही आएंगे, बता दूं मैं आपको। आप सर्च कर लेना चिंता सर्ग, अपने हिंदी विद संदीप सुड्डा नाम से सर्च करोगे, आपने प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो भी अपने ये समझ में आ जाएंगे। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है, ये अच्छे ढंग से याद कर लो, ये भी करवाई हुई है। अंधेरे में सबसे महत्वपूर्ण तो ये है रचना, इतनी टफ रचना है कि इसको 50 बार पढ़ लोगे तो ही समझ में नहीं आएगी कई बार। तो मैं तो इसको अवॉइड करता था, लास्ट में जाके इसके कुछ प्रश्न बनाए थे या कुछ महत्वपूर्ण पद निकाले थे, उनसे संबंधित 2 प्रश्न आ गए, वो सही हो गए। देखो गोदान प्रेमचंद का, गोदान वही जो सेकंड ग्रेड में लग रहा है गोदान,
महाभोज मनु भंडारी का, महाभोज महत्वपूर्ण उपन्यास है। आधे अधूरे नाटक है मोहन राकेश का। और निबंध कौन सा लग रहा है? श्रद्धा और भक्ति, वो तो रामचंद्र शुक्ल का लग रहा है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का लग रहा है। और राघव करुणो रस कुबेरनाथ रॉय द्वारा लिखा हुआ निबंध लग रहा है। गंधमादन से लिए गए निबंध राघव करुणो रस। बाकी कहानियां लग रही है जैसे उसने कहा था कहानी चंद्रदर्शन गुलेरी। अब लोग कहते हैं ना कि हम कहानी लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, कितनी कहानियां लिखी। चंद्रदर्शन गुलेरी ने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 3 कहानी लिखी, 3 ही कहानी लिखी थी। उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। और उसने कहानी, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जिसके सिलेबस में ये कहानी नहीं लगती है। ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जिसके बीए और एमए के सिलेबस में ये कहानी नहीं लगती है। ऐसा कोई कंपटीशन का एग्जाम नहीं है जिसके सिलेबस में ये कहानी न लगती हो। इतनी प्रसिद्ध कहानी है ये। इसको जब पढ़ते हैं ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोम रोमांचित हो जाता है। ऐसी कहानी, प्रेम बलिदान के लिए, प्रेम के लिए बलिदान कर दिया सब कुछ, वो वाली कहानी। कफन मुंशी प्रेमचंद की, कह सकते हैं गरीबी की पराकाष्ठा वाली कहानी है। पुरस्कार जयशंकर प्रसाद, प्रेम के लिए अपने देश को कुर्बान करना और अपने देश के लिए प्रेम को भी कुर्बान कर देना अंत में। रोज आगे की कहानी जो अपने अभी सिलेबस में भी लग गई है। रोज कहानी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में भी आ गई है। तो ये जो रोज कहानी है जो पहले गे ग्रीन नाम से प्रकाशित थी। गदल बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है भैया। गदल पक्का ही प्रश्न पूछा जाता है। हालांकि पिछली बार इसका प्रश्न नहीं आया था, लेकिन अब की बार इसका प्रश्न पक्का आएगा। अभी जो एग्जाम हुआ था 2024 वाले भर्ती का, उसमें इसका प्रश्न नहीं आया था। पढ़ाई प्यास का सफर, छोटे बच्चे जो किस प्रकार बाल मजदूरी करते हैं उन पे चित्रण मिलता है। सलाम कहानी है ओम प्रकाश वाल्मीकि, एक दलित साहित्य पर लिखी गई कहानी है, दलित जीवन पर लिखी गई कहानी है। और आपकी छोटी लड़की, छोटी बच्ची की मानसिकता पर लिखी गई कहानी, बाल मनोविज्ञान पर लिखी गई कहानी, लोग क्या उम्मीद करते हैं उससे, वो वाली कहानी है। और यात्रा वृतांत, क्या सुंदर यात्रा वृतांत है। सौंदर्य की नदी नर्मदा, सौंदर्य की नदी नर्मदा, जब भी पढ़ते हो ऐसा लगता है जैसे हम खुद घूम रहे हैं नदी के किनारे, उस नर्मदा नदी के किनारे करे हम खुद यात्रा कर रहे हैं। इतनी सुंदर, इतना सुंदर वर्णन किया है अमृतलाल जी बेगड़ ने। अब अपने हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें। हिंदी साहित्य का इतिहास है तो हिंदी साहित्य का इतिहास तो अपने एक तो याद कर लो आचार्य शुक्ल का। हिंदी साहित्य का इतिहास आपके पास होना चाहिए। एक किसका पास होना चाहिए? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य का इतिहास अपने पास होना चाहिए। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल तो खासकर याद होना चाहिए आपके। उद्भव विकास भी होना चाहिए, हिंदी साहित्य की भूमिका, तीनों ही याद होने चाहिए, आपके पास होने चाहिए। उनमें से आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा आप सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे या फिर आपके दृष्टि आईएएस के जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो भी साथ साथ में ले सकते हो। या फिर आपके पास कोई भी गाइड है, आपके पास कोई भी नोट्स है तो वो भी पढ़ सकते हो। ये तो अपने बात करें तो ये तो आधुनिक काल में जो कवि लग रहे हैं, आधुनिक काल में जो कवि लग रहे हैं, आधुनिक काल में जो कवि लग रहे हैं वो देखो। आधुनिक काल में कौन कौन से कवि लग रहे हैं? आधुनिक काल में जो कवि लग रहे हैं वो याद कर लेना कौन कौन से लग रहे हैं। जैसे इनको विशेष तौर से पढ़ लेना। अशोक वाजपेयी, पक्का प्रश्न आएगा। अपने हिंदी साहित्य का इतिहास तो याद कर लेते हैं, अच्छे ढंग से याद कर लेते हैं, लेकिन इनके जो विशेष नाम दे रखे ना वो विशेष नाम नहीं पढ़ते। इनके बारे में हर एक डिटेल याद होनी चाहिए। अरुण कमल, हर एक डिटेल याद होनी चाहिए। आलोक धनवा, हर एक डिटेल। लीलाधर जंगुड़ी, हर एक डिटेल। वेणुगोपाल, अनामिका, अनुज लुगुन, 86 की डेट ऑफ बर्थ है इनकी, 1986 की डेट ऑफ बर्थ है इनकी। ये जो सिलेबस में कवि लग रहे हैं ना, इनकी डेट ऑफ बर्थ है अनुज लुगुन जी की। आदिवासी कवि है ये, आदिवासी साहित्य पर लिखने वाले, आदिवासी विमर्श के कवि है ये अनुज लुगुन ने। 86-87 की इनकी डेट ऑफ बर्थ है, 1986-87 की, समझ रहे हो ना। तो नंद चतुर्वेदी और हरीश बादानी, वो बीकानेर वाले हरीश बादानी, इनके बारे में सिलेबस में अच्छे ढंग से पढ़ लेना भाई। अब अपने जो हिंदी गद्य का जो विकास और भारतेंदु काल है, इससे संबंधित अपने जैसे पत्रकारिता है, ठीक है, सरस्वती और महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान, इसमें सरस्वती पत्रिका के बारे में अच्छे ढंग से याद कर लेना। उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, निबंध है, आलोचना है, निबंधकार आलोचक है, हिंदी की प्रमुख है, कथा से इतर विधाओं का विकास है, जैसे जीवनी है, आत्मकथा है, संस्मरण है, रेखा चित्र और यात्रा वृतांत है। और हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता, परंपरा और वैशिष्ट्य पत्रकारिताओं से संबंधित भी याद कर लेना अच्छे ढंग से। पेपर में सीधा ही प्रश्न पूछा जाएगा। जो अपने हिंदी साहित्य का इतिहास अच्छे ढंग से याद कर लेते हैं, जो सिलेबस में कविताएं लग रही है वो अच्छे ढंग से याद कर लेते हैं, कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक अच्छे ढंग से याद कर लेते हैं। लेकिन जो ये मुख्य मुख्य चीजें इनको छोड़ देते हैं। सिलेबस को अपने पास रखो, अच्छे ढंग से तैयारी करो। अब अपने बात करते हैं कि इन 2 महीनों में, अब इन 2 महीनों में क्या महीने तो बच्चे हैं सिर्फ, महीना तो 2 बचा ही नहीं, महीने तो
एक ही बचा है, महीना तो एक ही बचा है। इन 2 महीनों में अपनी तैयारी को कैसे मैनेज करें? तो इन दिनों में अपनी तैयारी को कैसे मैनेज करें? मैं बार बार से रिपीट कर रहा हूं, मैं बार बार आपको दोहरा रहा हूं, मैं बार बार आपको समझा रहा हूं। जो गलती स्कूल व्याख्याता में की आपने, जो गलती सेकंड ग्रेड में की आपने, वो गलती इसमें रिपीट नहीं होनी चाहिए, वो गलती इसमें रिपीट नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि अभी के जो ये दिन है, ये जो दिन है, ये दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन दिनों में आप अपनी तैयारी को व्यवस्थित कर सकते हो। सिलेबस निकालो, सिलेबस में देखो कि कौन कौन सी चीजें कहां कहां से है, कौन कौन सी अपने को याद है। ऐसे मान लेना कि अक्टूबर तक जिसने पढ़ लिया ना, वो तो तैयारी में है, और अक्टूबर के बाद में भी सोच रहा है कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मैंने छोड़ रखे हैं, जो मैं नवंबर में पढ़ूंगा, तो वो तैयारी में नहीं है अभी तक। भविष्य का क्या पता। अभी जो समय चल रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण समय चल रहा है, तो अभी तैयारी को मैनेज करो सॉरी। कैसे मैनेज करो? देखो, एक तो दीपावली का समय चल रहा है, सब हॉस्टल बंद हो रहे हैं अभी 2-3 दिन के लिए। सब जितने भी पीजी है वो बंद हो रहे हैं, जितने भी रूम में रह रहे हैं, जितने भी कोचिंग में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, टेस्ट सीरीज जिन्होंने ज्वाइन कर रखी है, वो सबके सब बच्चे घर पे जा रहे हैं। कोशिश करो घर पे कम से कम जाने, एक दिन के लिए, दीपावली के एक दिन के लिए, रामनवमी के लिए 2 ही दिन के लिए कम से कम जाने की कोशिश करो। कहीं तो 2 दिन पहले ही चले गए, भाई दूज के बाद में ही 2 दिन बाद में ही चले जाएंगे, कोई बात नहीं है, ऐसे नहीं चलना है भाई। अपने को एकदम सही ढंग से तैयारी करनी है। ये जो आपकी दीपावली, आपकी खुशियां तभी आएगी, आपके जीवन में दीपावली, आपके जीवन में प्रकाश तभी होगा जब आप नौकरी लग जाओगे। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर बनना तो अपने आप में क्या है, एक सपने को पूरा करना जैसा है। कई बच्चे सेकंड ग्रेड लगे हुए हैं, कई बच्चे फर्स्ट ग्रेड लगे हुए हैं, अभी जो घर पे आए हुए हैं क्योंकि वो नौकरी में है कहीं ना कहीं, तो वो अब जो घर पे आए हुए हैं वो बच्चे, वो जो विद्यार्थी है, वो अपने घर पे भी अपनी तैयारी को मैनेज करो। ऐसे नहीं कि घर के घरेलू काम में बिजी हो जाओ, ऐसे नहीं करना है आपको। आपको अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखना है, क्योंकि इन दिनों में मैंने भी महसूस किया था, जब स्कूल व्याख्याता था और दीपावली का महीना था, क्योंकि जनवरी में एग्जाम था थर्ड पेपर, और मार्च में जो एग्जाम था वो था सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर। तो ये जो दीपावली के दिन थे, इन दिनों में आप कहीं बाहर नहीं दिखने चाहिए, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से करो। घर वालों को बोलो कि 10 दिन के लिए हम छुट्टी के लिए आए हैं, 12 दिन के लिए यहाँ छुट्टी पे आए हैं, तो 12 दिन में हमें घरेलू काम मत करवाओ, हम पढ़ना चाहते हैं। थोड़े दिन बाद में एग्जाम है, और एग्जाम बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम है भाई। ये एग्जाम बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से मैनेज करो। कोई भी प्रकार की समस्या है, कोई भी प्रकार का झंझट है आपके, तो आप हमें बेझिझक इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपकी समस्या के समाधान के लिए हम क्या है कि 24 घंटे तत्पर रहते हैं भाई। आपको जो भी परेशानी होती है, अब इन दिनों में आप अपनी तैयारी को, सिलेबस को, मैंने सिलेबस पूरा एकदम रिपीट कर दिया, आपके आपके एकदम नजरों से निकाल दिया सिलेबस को, आपके दिमाग से एकदम ऐसे तैयार कर दिया भी कौन कौन सा सिलेबस कहाँ कहाँ है। तो वो सिलेबस आप देखो, कौन सा आपने को पढ़ रखा है वो देखो, और कौन सा नहीं पढ़ रखा वो देखो। अब बीच में महीना तो सिर्फ 30 ही दिन का है, 30 ही दिन तो बचे हैं। 2 महीने तो मैंने बताया, क्योंकि 2 महीने अपने मान सकते हैं कि 2 महीने बाद एग्जाम है, लेकिन 2 महीने नहीं है, सही मैंने वो 1 महीना ही है। तो 1 महीने में अपनी तैयारी को कैसे मैनेज करो, 1 महीना कैसे आप मैनेज करोगे, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। कैसे मैनेज करना है, आप अपनी तैयारी को बराबर बनाए रखें, घरेलू कामों में व्यस्त न रहें। अब जो समय है ना, वो एकदम सेंसिटिव समय है, एकदम क्रिटिकल समय है, कह सकते हैं ऐसे धड़कने चल रही है इस समय, ऐसे धड़कने चल रही है, ऐसे चल रही है धड़कने। मेरे को पता है, मेरी भी चलती थी, ऐसे चलती थी, समझ गए ना आप। इसमें क्या है कि ओह हाय, अब तो 1 महीने ही बचा है, अब तो 40 दिन ही बचे हैं, अब तो 2 महीने बचे हैं। तो ऐसे करते पता नहीं कब समय निकल जाएगा। और आपको दोबारा रिपीट कर दूं, अभी थोड़े दिन बाद में सर्दी के दिन आने वाले हैं, जिसमें दिन छोटे और रातें बड़ी हो जाएगी, तो दिन का पता ही नहीं लगेगा कैसे दिन गुजर गए। सुबह उठ के देखोगे, क्योंकि दिन छोटे हो जाते हैं, रातें बड़ी हो जाती है। जैसे नागमती में वो कहती है ना, नागमती की इसमें दिन छोटे हो जाते हैं, रातें बड़ी हो जाती है, तो रात दिन है वो भी रात की तरह लगते हैं, भले ही छोटे दिन हो, लेकिन वो भी रात की तरह कैसे गुजारे जाए, कैसे पार निकाले जाए, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप अपनी तैयारी को अंतिम रूप दो भी, आपके पास समय बहुत कम है,
आप अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से मैनेज करो। कोई भी प्रकार की समस्या हो बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं भाई। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, मैं आपको बराबर मोटिवेट करता रहूंगा, मैं बराबर आपको जानकारी देता रहूंगा। कोई भी प्रकार की आपकी समस्या हो आप हमें बेझिझक मैसेज कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट के लिए, कमेंट के सुझाव के लिए, आपकी समस्या समाधान के लिए हम 24 घंटे तत्पर रहते हैं भाई। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।